मायका एक पारिवारिक कहानी। सुबह घर की सब खिड़कियां खोल देना सुधा को बहुत अच्छा लगता था। खुली हवा, ताजगी और आदित्य देव की रश्मियों में वह अपने मन के खालीपन को भरने की कोशिश करती, लेकिन माजी को यह कहाँ पसंद आता। शक संदेह के चश्मे से बहू को देखने की उनकी आदत थी। बिना सोचे समझे वे कुछ भी कह डालती। किस यार को देखती है जो सुबह सुबह खिड़कियां खोलकर खड़ी हो जाती है। कहते हैं तीर तलवार शायद इतनी गहरी चोट न दे सके जितने शब्द घायल कर जाते हैं। यहाँ तो रोज का किस्सा था। औरत जो थी जिसकी नीयत सबकी सुनने की होती है, इसलिए सुधा उनके कटु शब्दों को भुला देती। इस समझदारी ने ही उसे ऐसा तटस्थ बना दिया था जिसे सब पत्थर कह देते थे। कुछ असर नहीं है, नहीं जो चाहे कहो, लेकिन यह किसे पता था कि उसका अंतर्मन आहत होकर कब टूट बिखर गया। यह तो उसे खुद भी पता नहीं था। उसके मायके को लेकर ससुराल में खूब बातें बनती। रोज रोज के ताने सुधा को अब परेशान नहीं करते। आदत तो बन गई थी सुनना और पत्थर की मूरत बनी रहना। इस मूर्ति में दिल धड़कता था। यह एहसास शायद अब किसी को नहीं था। सास की फब्दियाँ उनके दिल को छलनी करती थी, लेकिन फिर भी वह उसी मुस्कुराहट से जीती जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कितनी अजीब बात है, बहू मुस्कुराए तो बेहया का तमागा पाती है, बोले या प्रतिकार करे तो संस्कारहीन। ससुराल में उनकी एक देवरानी भी थी, प्रिया, बड़े घर की बेटी, जिसके आगे सासू माँ की जुबान भी तलुए से चिपकी रहती। जब प्रिया अपने मायके जाती तो सुधा को भी अपने घर की याद आती, पर जाए तो कैसे, किस घर जाए। वह रिश्ते इतने खोखले हो चुके थे कि अब कोई एक फ़ोन करके उसका हालचाल पूछने वाला भी नहीं था। आज जब प्रिया अपने मायके से वापस आई तो उनका मन भी तड़पने लगा। सासू माँ उसके लाए उपहारों, कपड़े, गहने को देख फूली नहीं समा रही थी। प्रिया सुधा को अपने कमरे में ले आई, उसे अपने पीहर के मज़ेदार किस्से बताने लगी। सुधा जैसे अतीत में खोने लगी। अपनी भाभी के कड़वे शब्द उसे फिर याद आने लगा। महारानी अब चाहे मुंह उठाकर चली जाती हैं, जैसे बाप ने करोड़ों की दौलत छोड़ रखी है। प्रिया जा चुकी थी। दोपहर का समय था, इसलिए उदास मन के साथ सुधा बिस्तर पर सुस्ताने लेट गई। अतीत की यादें आने लगी। पापा दुनिया से विदा हुए तो पीहर का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। माँ बचपन में ही गुजर गई थी। पापा ने ही दोनों भाई बहनों को संभाला था। यह सच था कि उन्होंने कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। सुधा ने छोटे भाई को ऐसा ही ममता भरा प्यार दिया जैसा बच्चा अपनी माँ से उम्मीद करता है। उम्र में वह 3 साल बड़ी थी तो, लेकिन बचपन से उसे बड़ा भी तो बना दिया था। मासूमियत छीन गई, लेकिन भाई राहुल भी उस पर जान छिड़कता था। समय पंख लगाकर ऐसे उड़ा कि पिता ही न चला कि गुड्डे गुड़ियों से खेलते वे कब बड़े हो गए। विवान का रिश्ता आया। इंजीनियर, सुंदर, सौम्य स्वभाव, प्रतिष्ठित परिवार, बस पापा को और क्या चाहिए था। झट से रिश्ता पक्का कर दिया। सुधा खुदगर्ज नहीं थी। उसे अपनी शादी के अरमान खुशी तो दे रहे थे, लेकिन पापा और भाई का ख्याल उसे बेचैन करने लगा। वह विदा हुई तो फिर कौन संभालेगा घर को। नारी के बिना घर घर नहीं हो सकता। भाई के प्रति असीम प्रेम और पिता के स्नेह को समझ सुधा ने जिद पकड़ ली। मैं शादी करूंगी तो एक शर्त पर, भाई की शादी भी उसके साथ हो। किसे पता था कि यह प्रेम ही आगे समस्या बन जाएगा, सरल जीवन को कठिन कर देगा। रिश्ते में दूरी बढ़ती जाएगी। सबको झुकना पड़ा और 7 दिनों के अंतराल पर दोनों की शादी संपन्न हो गई। सुधा ससुराल के लिए विदा हुई तो पीहर में उसकी भाभी आ गई। बहुत खुश थी सुधा। कुदरत ने बहुत दिनों के बाद कुछ ऐसा सुखद दिया था जिससे उनकी अधूरी जिंदगी पूर्णता की ओर कदम बढ़ाने लगी थी। लेकिन जिंदगी इतनी सरल कहाँ होती है।
मन का सोच पूरा हो जाए तो क्या कहने। नई जिंदगी में सुधा के सपने यथार्थ की कठोर धरा पर शीघ्र ही दम तोड़ने लगे। विवान बहुत अच्छे समझदार पति थे, लेकिन घर की स्थिति ऐसी थी कि वे खुले रूम में अपनी पत्नी के साथ देने की स्थिति में नहीं थे। प्रतिभाशाली होकर भी अभी बेरोजगार थे। दोनों ही सास ससुर पर निर्भर थे, इसलिए मजबूरियों से समझौता समझदारी था। पापा को शायद यह उम्मीद न रही होगी, इसलिए सुधा की शादी के बाद क्षुब्ध बेचैन रहने लगे। दूसरी तरफ राहुल भी अपनी पत्नी और पिता के बीच संतुलन बैठाने में पिस रहा था। पापा को दुख न पहुँचे, इसलिए सुधा ने मुँह सी लिया, लेकिन पापा थे कि उसकी आंखों को पढ़ जाते, जितना वह छिपाने की कोशिश करती। पापा अनचाही बातों को झट से पकड़ जाते। संतान के प्रति प्रेम ऐसा ही होता है, जो बच्चे की हर बात को बिना कहे समझ जाता है। जिंदगी इसी का नाम है। अक्सर हम अपने घरों में वही व्यवस्था लागू करने की जिद करने लगते हैं जो बेटियां अपनी ससुराल में जीती हैं। नतीजतन घर में लोग टूटने बिखरने लगते हैं। सच तो यह था कि सुधा को कहीं चैन नहीं मिल रहा था। ससुराल में व्यंग्यतानों के बीच पिस रही थी, तो मायके में अपने भाई राहुल और पिता के ख्याल से उसकी भाभी ने जो समझदारी दिखानी चाहिए थी, उसके विपरीत आचरण किया। सुधा न तो माँ बन सकी, न ही विवान के दिल में स्थान बना सकी। दूरी, तटस्थता, पंचचालिन कृत्रिम जीवन उसे आहट करता चला गया। घड़ी ने टन अलार्म बजाया। सुधा जैसे चौंक पड़ी। उसे अपने जिंदा होने का एहसास हुआ। चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। वह उठी, एक गिलास पानी पिया और खाली कमरे में फिर से खालीपन से खेलने लगी। पुरानी यादें फिर से न चाहते हुए भी उसके आगे नाचने लगी। जब पिता का देहांत हुआ तो 12 दिन भी उनके मायके में कैसे निकाले थे, वह कटु अनुभव उसे याद आने लगा। भाई राहुल बेचारा कितनी कोशिश करता रहा कि दीदी को कुछ महसूस ना हो, लेकिन सुधा को कोई बच्चा नहीं था। वह समझ गई कि पापा के बाद उसका रिश्ता भी इस घर से टूट गया है। फिर एक दिन वह अनुभव भी हो गया जिसने सुधा के सारे भ्रम तोड़ दिए। राहुल की जिद पर वह मायके चली गई। भाई के साथ बहन को देख भाभी का मुंह फूल गया। रात को सुधा ने उनके कमरे से आती तेज आवाज़ों को सुन लिया। राहुल अपनी पत्नी के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से खींच उठा। उनकी बीवी ने साफ साफ शब्दों में अल्टीमेटम में दिया, अगर यह बेहया मुझे दोबारा यहाँ दिखी तो समझ लेना उसी क्षण फांसी के फंदे से झूल जाऊंगी। मुझे क्या बेवकूफ़ समझते हो? मुझे पता है यह मायके में क्यों मंडराती है। पूरी संपत्ति हड़पने के बाद तुम्हें सड़क पर न ला दे तो कहना। इसके बाद शायद हाथापाई भी हुई होगी। राहुल यह बात कैसे सहन कर पाता? नफरत से सुधा तड़प उठी। छी, क्या कोई ऐसी नीच सोच भी सकती है? वह घर जिसमें वह पली बड़ी थी अचानक जहर की तरह चुभने लगा। सुबह होते ही वह बिना कुछ कहे वापस अपनी ससुराल आ गई। उसे इंतजार था कि राहुल आएगा माफ़ी मांगने, लेकिन वह नहीं आया। अब सुधा को अपना फैसला सही लगने लगा। भैया भाभी के ज़िंदगी में वह दीवार नहीं बनना चाहती थी। उसने फैसला कर लिया, अब कहीं नहीं। खून के रिश्ते पानी हो गए। राखी का त्यौहार आया, भाई दूज भी, लेकिन मायके से कोई बुलावा न आया। कहना आसान होता है, लेकिन भाई की सूरत देखने को सुधा भी तड़पती। अब उसने अपना मुंह सील लिया। किसी से कोई शिकायत नहीं। 1 साल बीत गया। विवान को अच्छी नौकरी मिल गई। अब सुधा की हालात भी पहले से बेहतर होने लगी। विवान उसे नॉर्मल करने की बहुत कोशिश करता, लेकिन बूझे मन में अब उमंग उम्मीदें फिर से जागना मुश्किल लगने लगा था। आज फरवरी की 22 तारीख थी। उसका जन्मदिन था, लेकिन यहाँ किसे कद्र थी उसकी। सुबह के 8 बजे थे। विवान अभी भी सो रहे थे। सासू माँ व्यस्त थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुधा ने खिड़की से बाहर देखा। अचानक उसका रोम रोम खिल उठा।
अपने का प्यार सैलाब बनकर फूटकर बाहर निकलने लगा। दरवाजे पर राहुल और भाभी खड़े थे। सुधा चहकते हुए दौड़ी, हैप्पी बर्थडे दीदी। राहुल ने पैर छूते हुए दीदी को शुभकामनाएं दी। भाभी भी उसके पैर छू रही थी। स्नेहिल क्षणों में कटुता क्षण भर में छुमंतर हो गई। सास और प्रिया आश्चर्यचकित थे। राहुल आज उन सब के लिए उपहार लाया था। सुधा किचन की तरफ दौड़ी। ससुराल में बहू का सबसे बड़ा मेहमान भाई होता है। सुधा के मन पर जमी बर्फ बहने लगी थी। भाभी भी उसका हाथ बटाने रसोई में आ गई। दोनों खिलखिलाकर ऐसे बातें करने लगी जैसे पहली बार मिली हों। विवान भी उठ गए। नाश्ते की तैयारी होने लगी। मौका देख विवान ने सुधा को बाहों में भर चूम लिया। कैसा लगा मेरा गिफ्ट? सुधा कुछ पूछती उससे पहले राहुल आ गया। बोला, दीदी यह लो आपका सबसे कीमती गिफ्ट। मुझे जीजू ने ही सजेस्ट किया। सुधा पैकेज खोलने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक बड़ी सी फ्रेम की हुई पापा की तस्वीर जिसमें उनकी मुस्कुराहट सुधा को नया जीवन देती महसूस हो रही थी। फोटो के अलावा गुड्डे गुड़िया भी थे जिनसे सुधा और राहुल बचपन में खेला करते थे। उपहार तो और भी बहुत लाया था राहुल, लेकिन यह चीज़ उसका दिल छू गई। विवान ने शाम को एक आलीशान होटल में डिनर रखा था। रात में जब सुधा विमान के पास आई तो देखा सामने की दीवार पर पापा की फ़ोटो टंगी है। विवान कह रहा था, सुधा ससुराल में मायके की यादें न हो जीवन अधूरा रह जाता। अब अपने बेडरूम में आधी चीज़ें मेरी और आधी तुम्हारे मायके की यादगार वाली होगी। वो विवान, तुम इतना चाहते हो मुझे? सुधा भावहीन हो विवान से लिपट गई कि हम बिना कुछ कहे एक दूसरे को समझते, एक दूसरे की कमी को पूरा करें, लेकिन मैं तुम्हें जीते जी मरता नहीं देख सकता। बत्ती बुझ गई। दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए। आज अचानक बर्फ पूरी तरह पिघल गई। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।